हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहले गोलमेज सम्मेलन में आपने देखा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई। उसके बाद इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जिसको पिछली क्लास में हमने पढ़ा। और उस पैक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि गांधी जी या कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, और विशेष करके ये अनुरोध किया गया था कि कांग्रेस की तरफ से जो लोग आएंगे उसमें गांधी जी अवश्य आएंगे। तो यहाँ पर अब कांग्रेस ने किसको निर्धारित किया कि कौन जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बात करने के लिए। तो कई लोगों को भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिसाइड किया गया कि केवल गांधी जी को ही भेजा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। बाकी अन्य लोग अन्य निमंत्रण पर गए थे, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को भेजा जाएगा। अब यहाँ पर कांग्रेस ये पक्ष रखती है कि हमने केवल गांधी जी को इसलिए भेजा क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि वहाँ पर भारत के लिए सकारात्मक कुछ होगा या प्रथम गोलमेज सम्मेलन जैसा ही केवल तमाशा होगा। तो अगर सकारात्मक कुछ होता हुआ नज़र आएगा तो हम में से जो भी बाद में जाना चाहेगा, तो 10-12 दिन की यात्रा है पानी के जहाज़ से, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यदि हमें लगेगा कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो सकारात्मक हो, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा लोगों की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ गांधी जी को भेजेंगे। दूसरा पक्ष ये रखा कि चूँकि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, देश में बहुत नाजुक हालात हैं, इसीलिए कुछ प्रमुख लीडर्स को यहाँ पर भी रहना आवश्यक है और वहाँ पर गांधी जी पूरी बात को संभाल लेंगे। और आलोचकों का कहना ये है कि चूँकि ज़्यादातर लोग नाराज़ थे गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी ने ही समझौता किया था इरविन के साथ में, तभी कहा गया कि अब गांधी जी ही निपटे। ये आलोचकों का कहना है, हालांकि ये सही नहीं है। गांधी जी अपने साथ एक मुस्लिम प्रतिनिधि को भी ले जाना चाहते थे, M.A. अंसारी को, लेकिन वायसराय ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसीलिए जो है गांधी जी अकेले ही कांग्रेस की तरफ से गए थे। तो चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीजें, कुछ परिस्थितियों पर आपको ध्यान देना है जो क्वेश्चन सीधे तौर से पूछे जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन से ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत से पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन से डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कौन गया था, कौन नहीं गया था, किसने क्या कहा था, किसने क्या प्रस्ताव रखा था, सम्राट कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, किस पार्टी की सरकार थी, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। और बाकी जो है कालानुक्रम भिड़ाने के लिए कौन सी घटनाएं पहले हुई बाद में, ये प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय परिस्थितियां कुछ बदल गई थीं। सम्राट तो अब भी वही हैं, सम्राट तो अब भी जॉर्ज पंचम ही हैं, जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री अब भी वही हैं, प्रधानमंत्री। पिछले वाले गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री कौन था? लेबर पार्टी के थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अब तो आपको ये नाम याद हो गया होगा, कितनी बार इसका नाम लिया जा चुका है। और किस पार्टी के ये थे, पूछा जाता है किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी। अब यहां पर थोड़ा सा एक अंतर हो गया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, लेकिन अब सरकार यहां पर बदल गई है। अब सरकार जो है वो लेबर पार्टी की नहीं है, मिली जुली सरकार है, जैसे समर्थन लेकर के मिली जुली सरकार। प्रधानमंत्री अब भी वही है, लेकिन लेबर पार्टी सत्ता में नहीं है और कंजर्वेटिव पार्टी का प्रभाव है यहाँ पर। कंजर्वेटिव पार्टी के जो है सदस्य यहाँ पर मंत्रिमंडल में ज़्यादा हैं। तो इसलिए देखिए, जब आपको विश्लेषण करने को प्रश्न आएगा तो यहाँ पर अब उतनी बढ़िया सकारात्मक परिस्थितियाँ भारतीय नेताओं के लिए नहीं रही थीं। जब तक लेबर पार्टी की सरकार थी, आप देखेंगे कि भारत को आज़ादी भी लेबर पार्टी की ही सरकार में मिली थी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे उस समय। कंजर्वेटिव पार्टी का यहाँ पर प्रभाव है, इसलिए भारत के लिए उतनी बेहतर कंडीशंस अब नहीं है जितनी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में थी।
कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे किया जाता है कि यह किया जा सकता है कि गांधी जी अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए होते तो शायद स्थितियां ज़्यादा बेहतर हुई होती, क्योंकि उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बहुत सारे मुद्दे उठ भी चुके हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरकार उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती नजर आएगी और गांधी जी जो अपने नए मुद्दे ले जाने की कोशिश करेंगे उनको उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बदल गई हैं। अब भारत से संबंधित भी चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पर वायसराय भी बदल गया है। वायसराय, अब भारत का वायसराय इरविन नहीं है, इरविन की जगह लॉर्ड वेलिंगटन आ गया है। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन यहाँ पर वायसराय बनकर के आ गया है और ये जो है गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करता है। यानी कि गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ है यह उस समझौते का उल्लंघन आते ही भारत में प्रारंभ कर दिया। इसकी नज़र में महात्मा गांधी से वार्ता करना, उनको बराबर में बिठा करके समझौता करना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इनका मानना यह है कि हम ऐसे ही स्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं। वायसराय बदल गए हैं, भारत सचिव भी बदल गए हैं। भारत सचिव, क्योंकि सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस सम्मेलन के समय भारत सचिव कौन थे, तो भारत सचिव सैमुअल होर, सैमुअल होर। पहले कौन थे? पहले थे वेजवुड, आप लिख सकते हैं वेजवुड की जगह, और ये कौन आ गए हैं? इरविन की जगह। तो ये सब कुछ बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब चूंकि यहां पर एक चीज आप देखें, वायसराय जो आ गया वो गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन कर रहा था, इसीलिए गांधी जी ने अब यहां पर फिर से सोचा कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो जाने की बात रखी गई थी वो बात इरविन से हुई थी। अब सबसे पहले हमें लॉर्ड वेलिंगटन से कुछ रुझान मिल जाए, कुछ सकारात्मक रुझान मिल जाए, उसके बाद ही मैं गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। लेकिन लॉर्ड वेलिंगटन जो था वो गांधी विरोधी था, उसने आते ही जो है समझौते का उल्लंघन भी शुरू कर दिया। तो इसने आते ही क्या किया, इसने जो है ये भारत विरोधी था और इसने क्या किया, गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इरविन समझौते का उल्लंघन किया, यानी ठीक से इसको लागू नहीं किया। उल्लंघन, जो जो शर्तें उसमें कही गई थी उसका सही से पालन नहीं किया जा रहा था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। अब यहाँ पर गांधी जी सोच रहे थे कि हमको इनसे भी कुछ सकारात्मक सहमति मिल जाए, उसके बाद हम जाएं। तो बहुत से लोग पहले आगे चले गए। देखिए कौन कौन यहाँ पर नया गया है। पुराने में अगर हम बात करें तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पुराने में मोहम्मद अली जिन्ना तो गए ही हैं। जो जो पूछे जा सकते हैं आपसे वो नाम आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। मोहम्मद अली जिन्ना गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी गए, कि जो पहले दो महिलाएं गई थी वो भी गई, यानी कि दोनों महिलाएं जो प्रथम में गई थी, प्रथम सम्मेलन, जो प्रथम सम्मेलन में गई थी वही दोनों महिलाएं। उसमें कौन कौन थी? बेगम जहां आरा शहनवाज और श्रीमती राधाबाई सुब्बे रायन। तो वो दोनों महिलाएं जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपने दर्ज किया था वो दोनों लोग यहाँ भी गई। और यहाँ पर सरोजनी नायडू एक नाम बढ़ जाता है। जो नए नाम है उनको मैं रेड से लिख रहा हूँ। सरोजनी नायडू, महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू गई थी, कांग्रेस की तरफ से नहीं, महिला प्रतिनिधि की तरफ से गई थी। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय हिंदू प्रतिनिधि के रूप में, और गांधी जी,
गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये 3 नए प्रतिनिधि आपको ऐसे मिलेंगे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं। इनका नाम आपको एलिमिनेट करने के लिए पूछा जा सकता है। यही विकल्प आपको दे दिए गए, इनमें से कौन कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया था, तो ये 3 लोग नहीं गए थे। और या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या, तो ये 3 लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहली बार गए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम 2 में गए थे, तीसरे में नहीं गए थे। तो ये चीज़ें, इतना आपको ये इतने लोगों का नाम याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो 3 लोग हैं, ये लोग 3 लोग बाद में गए थे। ये 3 लोग क्या हैं, ये प्रथम बार सेकंड सम्मेलन में गए। दो बातें याद रखेंगे, सम्मेलन में गए, पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ इन्हीं के संबंध में ये याद रखनी है कि ये सब लोग जो है वो राजपुताना नामक जहाज से गए थे। राजपुताना जहाज, शिप जो थी राजपुताना नामक जहाज से गए थे बाद में। यानी शेष लोग पहले चले गए थे, बाद में गए थे। और बाद में इसलिए गए थे क्योंकि गांधी जी नए वायसराय से मिलने के बाद ही जाना चाहते थे, मिलने के बाद ही जाना चाहते थे। तो शिमला में उनसे मुलाकात हो गई। उसके बाद जो है इन 3 लोगों ने अपने टिकट जो है वो कैंसिल करा रखे थे। फिर एक दूसरे जहाज से, जिसका नाम कई बार पूछा जाता है SS राजपुताना, जहाज से ये गए थे। और बाकी लोग जो है पहले चले गए थे। अब ये तो फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो देखिए, बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ा है, आपको जानना है सिर्फ वहाँ पर कौन से मुद्दे रखे गए थे। कुछ नया नहीं हुआ था, जो पुराने मुद्दे थे उन्हीं को थोड़ा सा आगे और बढ़ाया गया। क्योंकि यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया कि अब सरकार बदल चुकी थी। यानी सरकार का जो आंतरिक मंत्रिमंडल था वो कंजर्वेटिव पार्टी का आ चुका था। इस वजह से वो लोग वही पुराने सांप्रदायिक जो मुद्दे थे उन्हीं को ज़्यादा तूल देना चाह रहे थे। और जो गांधी जी वगैरह बातें अपनी रखना चाह रहे थे, स्वशासन, उत्तरदायी सरकार, इन चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि वो चाहते थे कि जो पिछली गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो पृथक निर्वाचन संबंधी मांगे रखी गई थी उनको वो ज़्यादा तूल दे रहे थे ताकि उन्हीं पर ज़्यादा चर्चा हो। इसीलिए यह सम्मेलन का जो माहौल है वो फिर जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की ही तरह असहमति पर चला गया और यह सम्मेलन भी असफल हो गया। यानी कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। लेकिन यहाँ पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि आप सभी से हमने बात कर ली है, आप सभी ने अपनी अपनी बात को रखा है। अब चूंकि आप लोग एक सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो हम आप सभी की बातों को सोच विचार करके एक सहमति बना करके जो भी हम अब कानून या आदेश पारित करेंगे वो आप सभी लोगों को मानना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग आपस में एक सहमति नहीं बना पा रहे हैं। तो फिर अब प्रधानमंत्री जो हैं ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड, वो जो सहमति बनाएंगे उसको मानना मजबूरी है। और इस घोषणा पर दस्तखत करवा लिए गए और महात्मा गांधी को भी दस्तखत उस पर करने पड़े कि हाँ स्वीकार किया जाएगा। और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में जब ये सब लोग यहाँ चले आए, उसके बाद में रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपनी एक घोषणा की जिसको सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है। और उसमें बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं की थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम बहुत संक्षिप्त में बात कर लेंगे। जो पहली गोलमेज सम्मेलन में जो एक मेन चीज आई थी संघीय शासन की, वो अब भी बात है और उस पर सभी राजी हैं। यानी अखिल भारतीय
यहाँ भी बात रखी गई वही कि यही चर्चा चल रही थी, वहीं से चर्चा स्टार्ट की गई। अखिल भारतीय संघ, ये एक बात आई, तो इस पे तो सभी राजी थे, इस पे गांधी जी भी राजी थे। दूसरा वयस्क मताधिकार का मुद्दा आया, जिसको बात कर रहे थे सब लोग, वयस्क मताधिकार, इस पे बात चल रही थी। तो इस पे भी पहले से सभी लोग राजी थे और गांधी जी का भी यही मानना था कि हाँ, सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, इस पे भी सभी राजी थे। एक महिला आरक्षण की बात आई थी, तो इस बार महिलाओं ने कहा कि हम आरक्षण हमको नहीं चाहिए, यानी पृथक हमको सीटें न दीजिए आप, हम कॉमन इलेक्शन से ही काम चलाएंगे। तो यहाँ पर महिलाओं ने जो है वो सामान्य निर्वाचन की बात की। यहाँ पर जो महिलाएं गई थी, यानी जो सरोजनी नायडू और पूर्व की दो महिलाएं थी, उन सब ने जो है मिल करके यहाँ पर महिलाएं सामान्य निर्वाचन पर राजी हो गईं। सामान्य निर्वाचन ये उन्होंने मान लिया। अब देखिए विवाद कौन से मुद्दों पर रहा। विवाद यहाँ पर रहा, मोहम्मद अली जिन्ना की क्या मांग थी। मोहम्मद अली जिन्ना, इनका वही 14 सूत्री जो कार्यक्रम था वही इनकी मांग थी। ये उसी को फिर से प्रस्तुत किए, अपना उन्हीं बातों को फिर से रखा। डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने जो है अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, पृथक निर्वाचन की मांग की। अब यहां पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में असहमति हो गई, क्योंकि जो पृथक निर्वाचन का मामला था उस पर महात्मा गांधी असहमत हो गए। महात्मा गांधी अंबेडकर से असहमत की मांग पर असहमत, यानी कि इन दो लोगों के बीच में बहस हो गई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि अनुसूचित जातियों के लिए, जिनको उसमें दलित या डिप्रेस्ड क्लास, वंचित, अस्पृश्य इत्यादि शब्द कहे जाते थे, जो वर्तमान में 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद से उन सभी को अनुसूचित जाति और जनजाति के कॉलम में रखा गया। तो अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने रखी थी, उसी मांग को रखा। महात्मा गांधी ने इस मांग पर अपनी आपत्ति लगाई। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को इसमें आपत्ति ये थी कि ये पृथक निर्वाचन मुस्लिम को मिला हुआ था 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के दौरान आपने देखा था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। कुछ लोगों को 1919 के अधिनियम में भी पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी, जैसे सिखों को, जैसे भारतीय ईसाइयों को, जैसे एंग्लो इंडियंस को इत्यादि लोगों को, उसमें भी विशेष निर्वाचन का प्राविधान दिया गया था। आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से अंबेडकर और गांधी, इन दो लोगों के बीच में काफ़ी विवाद हो गया इस चीज़ को लेकर के, कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जब अन्य लोगों को पृथक निर्वाचन दिया गया था तब गांधी जी चुप रहे थे, और इस बार जब हम डिप्रेस्ड क्लास के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं तब महात्मा गांधी जो है इसमें आपत्ति क्यों लगा रहे हैं, और अगर इसमें आपत्ति लगा रहे हैं तो फिर मुस्लिम वाले में आपत्ति क्यों नहीं लगाई थी। तो ये चीज़ें बहस का विषय बनी। अब महात्मा गांधी ने अपना पक्ष रखा कि चूंकि मुस्लिम जो हैं वो पृथक संप्रदाय है, पृथक पंथ हैं, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास है यानी जो अनुसूचित जातियां हैं वो हिंदू का ही एक भाग हैं। तो अगर हिंदू में ही हम कुछ लोगों को अलग पृथक निर्वाचन देंगे तो हिंदू धर्म विभाजित हो जाएगा और इस तरह से उसमें फूट पड़ जाएगी। तो ये गांधी जी का अपना तर्क था, डॉक्टर अंबेडकर का अपना तर्क था। दोनों लोग अपने अपने तर्क पर डटे रहे, क्योंकि दोनों ही लोगों को अपनी अपनी बात सही लग रही थी।
जब भी बहस होती है तो अपनी बात सभी को सही ही लगती है, तो कोई भी सहमति का निष्कर्ष नहीं निकल पाया और इस वजह से जो है इस आंदोलन में भी सभी लोगों की एक सहमति नहीं बन पाई। अब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी पर हम एक अलग से क्लास करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों लोगों ने, देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए, जिनको अनुसूचित जातियां और जनजातियों में रखा गया, उनके लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की तरफ से ही डॉक्टर अंबेडकर जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और पूरा जीवन जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए इन्होंने उनके उत्थान के लिए प्रयास किया और बहुत ईमानदारी से प्रयास किया, क्योंकि ये स्वयं भी उसी वर्ग से आए थे। महात्मा गांधी उस वर्ग से नहीं थे। महात्मा गांधी ने भी दलितों के लिए बहुत कार्य किए हैं अपने जीवन में, और ख़ास करके इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में तो लगातार इन्होंने भी कार्य किया। ये भी जो है उनकी समस्याओं को समझते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उन समस्याओं को महसूस करते थे। यानी समझने और महसूस करने में थोड़ा फर्क होता है। तो अपने अपने तरीके से महात्मा गांधी का तरीका डॉक्टर अंबेडकर के तरीके से बिल्कुल अलग था। डॉक्टर अंबेडकर जहां कानून के द्वारा अधिकार दे करके इस समस्या का हल करना चाहते थे, जैसे उनका मानना था कि अगर ये वर्ग बहुत वर्षों से शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, तो इसका उत्थान कैसे होगा? इसका उत्थान होगा कानून बना करके इनके अधिकारों की रक्षा की जाए। यानी कि हम कानून में ही ऐसे प्रावधान कर दें जिससे कि अनुसूचित जातियों का उत्थान हो सके। ये डॉक्टर अंबेडकर की रणनीति है, कानून पर आधारित। महात्मा गांधी का मानना ये था कि ये जो समस्या है अनुसूचित जातियों की, यानी पीड़ित होना, शोषित होना, ये समस्या राजनीतिक नहीं है, ये समस्या सामाजिक है। यानी समाज में ये भेदभाव की नीति है, तो इसको कानून बना करके अधिकार दे करके हल नहीं किया जा सकता है। इसको तभी हल किया जा सकता है जब समाज में जो लोग हैं उनके हृदय में परिवर्तन हो, यानी समाज में सुधार किया जाए। तो देखिए दोनों लोगों की विचारधारा है, कार्य दोनों लोग करना चाहते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा किस पर निर्भर है? कानूनी रूप से अधिकार दे करके। और डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी अधिकार दिलाया भी, और वो उनकी रणनीति है। महात्मा गांधी का विचार ये है कि हम समाज में हृदय परिवर्तन, यानी समाज सुधार करके लोगों के अंदर ये भावना विकसित करें कि ये जो कर रहे हैं आप, ये गलत है, इसमें सुधार करें, फिर लोगों के हृदय परिवर्तित होंगे और स्वयं ही ये चीज़ें सुलझ जाएंगी। तो ये मानते हैं राजनीतिक समस्या, ये मानते हैं इसको सामाजिक समस्या, इसीलिए इसको ये राजनीतिक तरीके से कानून बना करके अधिकार देकर हल करने की कोशिश करते हैं, और ये सामाजिक समस्या मानते हैं, इसीलिए इसको ये अपने सामाजिक तरीके से, सामाजिक बदलाव के तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। हम अगला जो लेसन करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बाद में, हम वहाँ पर गांधी जी ने दलित उत्थान के लिए कितने प्रयास किए अपने तरीके से, उन पर बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानूनी तरीके से अधिकारों को दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई में जो प्रयास किए उन पर बात करेंगे, और फिर हम इन दोनों नेताओं का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इनके कार्य करने के तरीके में क्या अंतर था, क्या उपलब्धियां थीं, और इसका एक मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपीएससी आजकल देने लगा है, स्टेट पीसीएस में भी ऐसे प्रश्न आने लगे हैं। आपको सीधे प्रश्न दिया जा सकता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही नेताओं ने दलितों उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं, लेकिन इनके कार्य करने की प्रणाली में क्या अंतर था, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी डिस्कस करिए कि इनके कार्य करने के तरीके में अंतर क्या था। तो इन चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करेंगे आज की इस क्लास में कि इन दोनों लोगों के विचार पृथक होने की वजह से एक सहमति नहीं बन पाई। तो यहाँ पर इस सम्मेलन का क्या हुआ? आपसी असहमति के कारण सम्मेलन असफल रहा। सम्मेलन असफल, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने कहा कि अब जो हम
निर्णय करेंगे वो मानना होगा। देखिए, यही चाहती थी सरकार। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि वो जान गई थी कि इनके बीच में आपसी मतभेद होंगे और फिर हम जो निर्णय करेंगे वो इनके ऊपर थोप देंगे और फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि आपको हमने पूरा मौका दिया था और हम वही चीज़ें दे रहे हैं जो आप मांग रहे थे। तो अभी तक आपने देखा क्या प्रमुख प्रमुख मांगे थी, वही सारी मांगें जो हैं रख दी जाएंगी और इन सब मांगों में बहुत सारी शर्तें लगा दी जाएंगी जो जल्दी पूरी होने वाली नहीं थी। तो यहाँ पर कहा कि जो मान्य होगा और इस प्रस्ताव पर सभी के हस्ताक्षर करवा लिए। गांधी जी ने भी इस पे हस्ताक्षर करे, क्योंकि करना पड़ेगा ही। नोट ही कर लें। 2-4 पॉइंट और हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न खास करके स्टेट पीसीएस में और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो जरूर आप नोट कर लें। तो गांधी जी, सरोजिनी नायडू और मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय, ये किस जहाज से गए थे? ये गए थे राजपुताना जहाज से। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। गांधी जी कहाँ रुके थे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो गांधी जी लंदन में किंग्सले हाल में रुके थे। गांधी जी जो है उसी वेशभूषा में गए थे जो यहाँ पर वो पहनते थे। यानी कि जब गांधी जी लंदन की यात्रा पर गए तो गांधी जी अपनी वही धोती लंगोटी वाली जो इनकी पोशाक थी, धोती लंगोटी पोशाक, यही इनकी पोशाक यहाँ भी रहती थी और यही पोशाक पहन करके वो लंदन भी गए। हालांकि सब लोग ये सोच रहे थे कि जब लंदन जाएंगे महात्मा गांधी तो हो सकता है कोई दूसरा पोशाक पहन करके जाएं, तो सभी लोग अचंभित हो गए। सुभाष चंद्र बोस तो इस पर राजी ही नहीं हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि ऐसे जाना थोड़ा अपमानजनक होगा, सम्राट के सामने जाना होगा, वहाँ पर आमंत्रित करेंगे और सेंट जेम्स पैलेस में प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होगी, वहाँ पर ये पोशाक अच्छी नहीं रहेगी, भारत का अपमान होगा इसमें। लेकिन महात्मा गांधी का तर्क था कि जो सच्चाई है हमारे देश की वो यही है कि हमारे यहाँ के किसान मजदूर अब इतने ही गरीब हो चुके हैं कि इतना ही कपड़ा पहन सकते हैं, इसीलिए मैं अपनी वास्तविक स्थिति में ही जाऊंगा जैसे मैं यहाँ रहता हूँ। चंपारण आंदोलन के समय से ही महात्मा गांधी इसी पोशाक में रहते थे। जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तब इस पोशाक में वो नहीं रहते थे। तो धोती लंगोटी वाली पोशाक में गए थे और इस पोशाक को देख करके वहाँ के पत्रकार फ्रैंक मोरेस ने छापा था कि एक अधनंगा फकीर, जैसे कि देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, तो फ्रैंके मोरे जो पत्रकार था उसने छापा था कि एक भारत से आया हुआ अधनंगा फकीर सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बहुत ही अनोखा दृश्य है। यानी ऐसा दृश्य मैंने जीवन में नहीं देखा कि एक इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उस पत्रकार का नाम आपसे पूछा जा सकता है, फ्रैंक मोरे, नाम नोट कर लीजिएगा, फ्रैंक मोरे। और इसी पोशाक में गांधी जी जो है वहाँ चाय पीने गए सम्राट के वहाँ। गांधी जी, कुछ फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं गांधी जी से संबंधित। इसी पोशाक में कहाँ गए? बकिंघम पैलेस। बकिंघम पैलेस क्या है? सम्राट का निवास है, ये सम्राट का महल है। पहले जो है सेंट जेम्स पैलेस, जहां पर ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा है? सेंट जेम्स पैलेस, महल वो भी है। यहाँ पर पहले सम्राट रहा करते थे, जो ब्रिटेन के सम्राट थे वो सेंट जेम्स पैलेस में ही रहते थे। अब वहाँ पे इस तरह की मीटिंग वगैरह होती है। अब जो सम्राट हैं वो
बकिंघम पैलेस में शिफ्ट हो गए थे। तो इसी पोशाक में गांधी जी बकिंघम पैलेस में चाय पर गए थे, चाय के निमंत्रण पर गए थे। और किससे यहाँ किसके साथ चाय पी थी? जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी, यानी जो रानी थी उनका नाम क्या था? मेरी, विलियम मेरी, इनके साथ जो है चाय पी थी गांधी जी ने। जब गांधी जी यहाँ से निकले, इस महल से निकले, तो पत्रकारों ने पूछा गांधी जी से कि गांधी जी आप बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं और बहुत कम कपड़े पहन करके आप सम्राट के सामने चले गए, तो आप अपना अनुभव शेयर करिए, कैसा आपको लग रहा है, ये क्या आपको अपमान महसूस हो रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, बताएं इसके विषय में। तो गांधी जी ने जो है मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जितने कपड़े सम्राट पहने हुए थे वो हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। तो इस तरह से कुछ ये घटनाएं रहीं जो आपसे पूछी जाती हैं। बाकी यहाँ पर गांधी जी से चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना होगा, जो कॉमेडी का वीडियोज़ बनाते हैं फ़नी। तो चार्ली चैपलिन उस समय के बहुत फेमस कलाकार थे, वो गांधी जी से मिलने आए और गांधी जी के बातों से, खास करके उन बातों से जिसमें गांधी जी कहते थे हर व्यक्ति को अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं होनी चाहिए। तो उससे प्रभावित होकर के चार्ली चैपलिन ने उसके बाद में एक मूवी बनाई थी मॉडर्न टाइम्स, जिसमें मशीनों की बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई गई थी और बहुत पॉपुलर हुई थी पूरे विश्व में वो वीडियो। गांधी जी ने एक फुटबॉल मैच भी देखा था इटली में वापस आते वक्त, और वहाँ पर ब्रिटेन में जो है कपड़ा मिलों को टहलने गए, बहुत कुछ वहाँ पर किया महात्मा गांधी ने। और उस समय ब्रिटेन में एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में अखबारों में, मीडिया में गांधी जी छाए रहे। तो इस प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब समाप्त हो गया तो गांधी जी वापस आए। वापस आने पर भी 2-3 प्रश्न आपसे बनते हैं। गांधी जी वापस आए हैं तो कौन सा जहाज आया? वेसंटियाना जहाज। वेसंटियाना जहाज से आए गांधी जी और वेलार्ड पियरे बंदरगाह बंबई में उतरे और यहाँ पर बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए आए हुए थे। तो गांधी जी ने एक बात कही कि मैं खाली हाथ जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। ये सेंटेंस आप नोट कर लें, ये कोटेशन पूछा जाता है गांधी जी का कि मैं खाली हाथ जरूर वापस आया हूँ, लेकिन मैंने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया है। ये गांधी जी ने वापस आकर के कहा था। अब यहाँ पर वापस आने पर इन्होंने देखा कि जो नया वायसराय है लॉर्ड वेलिंगटन, उसने यहाँ पर गांधी इरविन समझौते का भी उल्लंघन शुरू कर दिया है। माहौल ठीक नहीं है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने का उद्देश्य सफल नहीं हो पाया, इसलिए पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो 1932 में पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने शुरू कर दिया। 1932 में पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रारंभ करने की घोषणा की, शुरुआत की, उसी दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब नया वायसराय आ चुका था, गांधी जी गिरफ्तार। गांधी जी को गिरफ्तार करके फिर जो है यरवदा जेल में, जो पूना में थी, वहां बंद कर दिया गया। कहां पे? पूना की यरवदा जेल में। ध्यान रखिएगा कि इस समय जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में जो समझौता होगा वो इसी जेल में होगा, इसीलिए उसको पूना पैक्ट कहा जाता है, क्योंकि पूना की जेल में ये बंद थे। और यरवदा समझौता भी कहा जाता है क्योंकि जेल का नाम था यरवदा जेल। इसी जेल में गांधी जी बंद हैं। अब जो कुछ होगा वो गांधी जी जेल से ही सुनेंगे, समझेंगे, और फिर डॉक्टर अंबेडकर को यहीं पर बुला करके समझौता होगा, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से गांधी जी जेल में पहुंच गए। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से कम्युनल अवार्ड आया और फिर जो है पूना पैक्ट क्या था और पूना पैक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।